हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए दिवाकर गुप्ता आज इजी टेक्स्ट लोग के माध्यम से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक सेक्शन है 24 बी, जिसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे यहाँ पर। तो आज का जो मेरा सेक्शन है 24 बी, उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल नॉलेज दूंगा और इस नॉलेज के लिए आपको वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग भी सेक्शन 24 बी के दायरे में आते हैं, यानी कि जिन लोगों ने भी, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं 24 बी को, जिन लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है या फिर हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी है बाय द मीडियम ऑफ हाउसिंग लोन फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो जिन लोगों ने भी बैंक से लोन लेकर के अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है या बनवाई है, तो उन लोगों को 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट जो है उनकी इनकम से इंटरेस्ट के रूप में डिडक्शन का गवर्नमेंट देना चाहती है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। आपका जो भी इंटरेस्ट साल में सरकार, जो भी बैंक आपसे ले लेती है, सरकार आपको इनकम टैक्स के माध्यम से उसमें छूट देना चाहती है। तो आइए हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं क्या छूट है। तो ये जो है सेक्शन 24 बी, इंटरेस्ट ऑफ प्री पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब आप कहेंगे कि हमने तो केवल इंटरेस्ट सुना था, अब ये प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे कि आजकल जो है हर इंडिविजुअल को एक घर की जरूरत है। तो मैंने लिखा हुआ है नाउ नाउ दीज डेज एवरी इंडिविजुअल नीड अ हाउस टू लिव इन सच अ ग्रोइंग इकोनॉमी। आज की डेट में हर जगह इकोनॉमी ग्रो कर रही है। रियल एस्टेट मार्केट बहुत अपने बूम पे इस समय चल रहा है। हर जगह जो कीमतें हैं मकानों की या लैंड की, वो बहुत ही ज्यादा है। तो इस समय ह्यूज रेट्स हैं प्रॉपर्टी के। कोई भी बिना बैंक फाइनेंस के कोई भी हाउस परचेज करना सही नहीं समझता। इवन एक मीडियम क्लास आदमी जो एक सैलरीड पर्सन है या छोटा बिजनेसमैन है, उसके लिए बिना लोन लिए आजकल हाउस खरीदना जो है एक सपने जैसा हो गया है। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसने इस चीज को कंसिडर किया, इस सिनेरियो को, और एक रिलीफ देने की कोशिश करी है। इसे इनकम टैक्स के अंदर हम रिलीफ नहीं बोलते हैं, डिडक्शन बोलते हैं, बट ये रिलीफ वर्ड क्या है कि आपको थोड़ा सा आराम पहुंचाना चाह रही है गवर्नमेंट। तो रिलीफ ऑफ इंटरेस्ट बर्डन फ्रॉम देयर इनकम इनकम टैक्स अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेन लेवल, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, टू द इंडिविजुअल दोज हु गेट अ लोन फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग इज अलाउएबल एक्सपेंस। तो सरकार क्या कह रही है कि आपका एक्सपेंडिचर है, आपने खर्चा किया है, आप जब भी हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं बैंक को, तो उसमें एक हिस्सा तो क्या होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, दूसरा पार्ट जो है आपका इसमें से एक इंटरेस्ट का पार्ट होता है। तो सरकार कह रही है कि लोन अमाउंट तो आपका ही है, प्रिंसिपल है, वो तो आपको ही पे करना है, पर एक्सपेंस चूंकि आपका खर्चा है, तो उस खर्चे को हम आपकी इनकम से हम आपको उसमें बेनिफिट देंगे। तो देखिए कैसे कैसे बेनिफिट दे रहे हैं। कह रहे हैं पहली बात तो बेनिफिट जो है अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, पहले हम अक्रूवल बेसिस समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए अक्रूवल बेसिस क्या होता है। एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब यह है कि सरकार ये कहती है, अगर कैश बेसिस लिखा होता कि जब भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में सपोज करते हैं 2020-21 में आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है वो है 1,20,000 रुपए, जो आपने पूरे साल में पे किया है। पर ये क्या है कि ये इंटरेस्ट जो सरकार जो आपने पे किया है ये 10 मंथ्स का है, लेकिन इन एक्चुअल जो है अक्रूवल किसे कहते हैं कि आपका अक्रू, यानी कि कितना इंटरेस्ट बनता है एक्चुअल में। तो आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 1,44,000 रुपए, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया है, 1,20,000। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कहती कि आपको कैश बेसिस पे पे करना डिडक्शन मिलेगी, तो सरकार आपको केवल इतनी ही डिडक्शन देती, पर गवर्नमेंट का नहीं।
हम तुम्हें डिडक्शन देंगे अक्रू बेसिस पे, क्योंकि पे तो तुम्हें करना ही है, कभी ना कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको पे करना है। तो हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपका जो भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, ना कि पेमेंट किया आपने, तो जो भी अक्रू हुआ है वो आपको दे देंगे। तो यहाँ पे अक्रूवल बेसिस की बात आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अलाउएबल पर्पस आर। अब कह रहा है कि पर्पस क्या है। एक तो चीज हो गई अक्रू, दूसरी चीज हो गई पर्पस। तो कह रहा है पर्पस क्या है, या तो आप परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, या फिर आप प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। परचेज का मतलब यह है कि बना बनाया घर है, आपने बना बनाया घर जो है वो खरीदा और बैंक से लोन ले लिया उस हाउस के लिए। तो आप उस हाउस पे जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा कह रहा है उसकी डिडक्शन का मतलब है कि उसके इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन आपको मिलेगी। उसके बाद कह रहा है रिपेयर। ये देखिए पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट 2, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इन दोनों केसेस में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो डिडक्शन आपको देंगे मैक्सिमम, वो 2 लाख रुपए की देंगे। ठीक है, तो 2 लाख रुपए की हर साल आपको, अगर आपका 2 लाख रुपए मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए बनता है तो आपको 1 लाख पूरा मिल जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए बनता है तो इन्होंने एक कैपिंग करी हुई है, इन्होंने बोला है कि अप टू 2 lakhs आपको हम इसके ऊपर जो है डिडक्शन दे देंगे। उसके बाद कह रहा है रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन। ये छोटे काम है, परचेज करना और कंस्ट्रक्ट करना लोन लेके ये बड़े काम है। रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने डिडक्शन को 2 लाख रुपए नहीं दिया। इन्होंने कहा ये छोटे काम है, और हमारा इनकम टैक्स कह रहा है कि हमारा इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार की का मन ये है कि हर किसी के पास घर होना चाहिए। तो घर होगा तब जब हम उसको थोड़े बेनिफिट दें। तो इनकम टैक्स में इंटरेस्ट का बेनिफिट मोस्टली जो मैक्सिमम केसेस में दिया गया है वो परचेज पे और नया घर बनाने पे दिया गया है। दूसरी चीज कह रहा है रिन्यूअल, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन पे भी हम आपको बेनिफिट देंगे इंटरेस्ट का, लेकिन कितना देंगे? सिर्फ 30,000 की डिडक्शन उसमें मैक्सिमम अलाउड है। तो अगर रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन की अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है, उस पर कोई अगर इंटरेस्ट बनता है आपका, तो उसके लिए डिडक्शन गवर्नमेंट ने 30,000 रुपए की कैपिंग करी हुई है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नीचे, कह रहा है सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिडक्शन अवेल्ड। जब भी आप डिडक्शन को अवेल करने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। वो चीजें ये हैं कि पहली चीज तो क्या है कि ये ईयरली बेसिस पे आपको मिलेगा। ये जो 2 लाख रुपए मैंने और 30,000, यहाँ पे 2 लाख रुपए और यहाँ पे जो 30,000 मैंने आपको बताए हैं, ये डिडक्शन आपको मिलेगी अक्रूवल बेसिस पे और ईयरली मिलेगी। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है कि अलाउड इवन दो नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग ईयर। कह रहा है कि भले आपने पे नहीं किया, तो ये अक्रूवल की बात यहां पर है कि कैश बेसिस की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अक्रूवल बेसिस की। अक्रूवल बेसिस पे आपको इसका डिडक्शन अलाउड है। तीसरी चीज यहां पर कह रहे हैं कि ब्रोकरेज, जब भी हम कोई लोन लेने जाते हैं तो कभी कभी बीच में कोई होता है जिसके थ्रू हम लोन ले रहे होते हैं, या फिर हम अगर किसी को लोन के लिए कमीशन दे रहे होते हैं। तो कह रहा है कि कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन इसके लिए, लोन के प्रोसेस होने के लिए अगर आपने किसी को दिया है या बैंक ने उसके लिए कोई पेमेंट डिडक्ट करी है, तो उसका हम आपको यहां पर कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तीसरी बात है, चौथी बात है हमारी कि इंटरेस्ट ऑन अनपेड पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट अलाउड। देखिए यहां पे अब कैसे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर ये कह रहे हैं, ये यहीं पे समझा देता हूं। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने एक लोन लिया था 50 लाख का, इसके ऊपर इंटरेस्ट बन गया आज तक का 5 लाख रुपए, ये इंटरेस्ट में से आपने 2 लाख का जो इंटरेस्ट था वो पे कर दिया है, बट 3 lakhs का इंटरेस्ट आप अभी पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, जब गवर्नमेंट ने देखा कि लोग इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू उनकी जॉब नहीं है या उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय उन्होंने भी इस इंटरेस्ट के लिए ये बोला कि इस इंटरेस्ट को क्या करो, इसको लोन में कन्वर्ट कर दो। हालांकि मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय कई और भी नोटिफिकेशंस आए थे, तो उनमें क्या था वो अलग बात है, पर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है कि आप इंटरेस्ट का पोर्शन
भी पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लोन तो पे करने की बात की, आप इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक के साथ में कभी कभी सेटलमेंट हो जाते हैं। बैंक के साथ में जब सेटलमेंट होते हैं तो बैंक कहती है, ऐसा करते हैं कि हम आपको 6 महीने का टाइम और दे रहे हैं और ये 3 लाख रुपए जो है ये आपके लोन में ऐड कर दिए जाएंगे। फिर फर्दर जो इंटरेस्ट के 3 लाख थे वो एज अ लोन ट्रीट करेगी बैंक, और उस 3 लाख पे भी फर्दर आगे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो यहां पे इनकम टैक्स क्या कह रहा है, कह रहा है इस 3 लाख के ऊपर फर्दर अगर कोई इंटरेस्ट बनता है, लेट अस सपोज 10,000 रुपए ईयरली इंटरेस्ट इस पे भी बन जाता है अगर आपका, तो इसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, इसकी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। तो आपको इंटरेस्ट जो आपका ओरिजिनल लोन था उस पे जो इंटरेस्ट है केवल उसकी डिडक्शन ही आपको अलाउ होगी। तो यहां कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन फॉर रीपे ओरिजिनल लोन इज अलाउड एज पर सर्कुलर नंबर 28 1969। तो 1969 में जो 28 नंबर का सर्कुलर आया गवर्नमेंट का, उसमें ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है न्यू लोन फॉर रीपे ओरिजिनल लोन वो आपको अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट के पोर्शन को कैपिटलाइज करके लोन बना दिया गया है उस पे आपको अलाउ नहीं होगा। लेकिन जो कैपिंग है वो 2 लाख रुपए और 30,000 रुपए रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जो हमारा लास्ट और 6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, इसमें कह रहा है इंटरेस्ट पेबल आउट ऑफ इंडिया आर नॉट डिडक्टेबल इफ नो टीडीएस पेड और डिडक्टेड। कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया का नहीं है, आपने लोन कहीं बाहर कंट्री से लिया हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट कह रही है कि कोई बात नहीं है, आपने भले ही बाहर से लोन लिया है पर आप हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर आप जो भी पोर्शन इंटरेस्ट का वहां पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन भी होगा और उसमें आपका इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका पोर्शन भी होगा। गवर्नमेंट कह रही है अगर आप वहां पर भी पे कर रहे हैं कोई बात नहीं है, हम आपको ये 2 लाख रुपए तक और 30 लाख रुपए की जो डिडक्शन है ये अलाउ कर देंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आपने टीडीएस उसके ऊपर डिडक्ट नहीं किया, क्योंकि वहां पे टीडीएस जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, क्योंकि इंडिया से जो इनकम अक्रूअराइज होती है वो इनकम अगर आप बाहर किसी कंट्री में किसी और को भेज रहे हैं तो उस व्यक्ति को उस इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स देना बनता है। गवर्नमेंट कह रही है आपने टीडीएस डिडक्ट किया नहीं है, अब वो व्यक्ति हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो ये गलती आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए हमने यहाँ पे आपको एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, अगर आपने टीडीएस पे या डिडक्ट नहीं किया ऐसे इंटरेस्ट पे जो आपने आउट ऑफ इंडिया पे कर दिया, तो हम आपको ये 2 लाख और 30,000 रुपए वाली जो डिडक्शन है ये अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि आपकी इनकम से इसको हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते टाइम माइनस नहीं करने देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अब इंटरेस्ट भी जो है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम जब लोन लेते हैं, सपोज कीजिए हमने लैंड परचेज कर रखी है, हमने 2018 में 2000 2018 में हमने एक लोन लिया है जिसपे हम हाउस बनाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि अब हाउस के लिए लोन ले लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, जरूरी तो नहीं कि तुम आज ही बना दोगे, आज ही लोन लिया है आज ही बना दोगे। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो तुम्हें डिडक्शन तब से देंगे जिस दिन तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी तुमने कंस्ट्रक्ट कर ली। तो ये कब है, ये है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड। तो हाउस प्रॉपर्टी जब से कंस्ट्रक्ट होगी तब से हम तुम्हें ये 2 लाख और 30,000 का बेनिफिट देंगे। तो लोगों ने ये पूछा गवर्नमेंट से कि भैया इनकम टैक्स एक्ट में तुम कह रहे हो कि तुम उस दिन से दोगे जब से हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, तो बाकी जो पीछे का पीरियड है उसका क्या करें। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो हम तुम्हें एक ऑप्शन और दे रहे हैं, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं पीछे के लिए, लेकिन पीछे का जो भी इंटरेस्ट तुम्हारा बनेगा, पहली चीज तो क्या है, एक कंडीशन दे दी कि 5 सालों के अंदर जब से तुमने लोन लिया है तुम्हें अपनी हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो 2018 में लोन लिया है तो 2023 तक आपको हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है। हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होने के कह रहे हैं कि जैसे ही जिस फाइनेंशियल ईयर में हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होगी उस फाइनेंशियल ईयर के जस्ट पीछे वाली जो 31 मार्च होगी कंस्ट्रक्शन के केस में, मैं फिर से बता रहा हूं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होगी, भले ही उस फाइनेंशियल ईयर की 31 तारीख को आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन हुई है, उसके पीछे का जो साल है उसके 31 मार्च तक का जितना भी इंटरेस्ट है कह रहे हैं कि उसको कैलकुलेट कर लो।
उसको कैलकुलेट करने के बाद में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद आगे के 5 सालों में उसको इक्वली तुम ऐड कर लो अपने करंट ईयर के इंटरेस्ट में। उन दोनों का जो टोटल होगा वो हम तुम्हें 24B के अंतर्गत उतना हम एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। अगर वो 2 लाख से ज्यादा है तो हम 2 लाख तक अलाउ करेंगे, 2 लाख से कम है तो प्री पीरियड और पोस्ट का मतलब है कि वो पीरियड जो आपका आफ्टर कंप्लीशन शुरू हुआ है वो हम दोनों आपको अलाउ कर देंगे। तो इसके लिए मैंने आगे एग्जांपल दिया, बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा, उसके बाद ही आपको जाने दूंगा। तो यहां पर कह रहा है कि इंटरेस्ट को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जो मैंने आपको बताया 2018 से आपने लोन लिया था, तो ये लोन की डेट हो गई, लोन का पीरियड हो गया। और जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है वो मान लीजिए 2022 में हुई है और लोन मैंने 2023 तक चुका दिया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो क्या है कि हमें इसके विषय में बात करनी है 2022 तक। तो देखिए 2018 से 2022 4 साल के अंदर हमने हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर दी है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि 4 साल का जो पीरियड होगा आपका, यानी कि 2018 से 2022 का, ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा। इसके बाद का जो पीरियड है 2022 से 2023, ये मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में कवर हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि क्या है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? हियर लोन टेकन पीरियड प्रायर टू प्रीवियस ईयर ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर और कंस्ट्रक्टेड। तो कह रहा है कि वो प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर करंट ईयर को कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर यानी कि जो आपका एक्चुअल फाइनेंशियल ईयर है उसको हमने इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर कह दिया, और जिस ईयर में आप उसकी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो ईयर इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो यानी कि ये कह रहा है कि अगर जिस प्रीवियस ईयर में, यानी कि जिस ईयर में आप चल रहे हैं उसी ईयर में अगर प्रॉपर्टी मेरी आपने जो एक्वायर कर ली है या कंस्ट्रक्ट कर दी है, तो उसके पीछे का जो पीरियड था लोन का वो साल नहीं काउंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर है वो काउंट नहीं करेंगे, उसके पीछे के जो साल हैं कई साल, उनको यहां पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहा गया है। इन सिंपल वर्ड कि ये 2018 में आपने लोन लिया था, 2022 में आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई है, 2022 आपके लिए प्रीवियस ईयर बनेगा। और 2022 में जिस टाइम प्रॉपर्टी आपकी बनी है उसके पीछे का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी 31 मार्च तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी हम आगे और समझेंगे। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड। अब 2022 में मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई, 2022 में मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई या मैंने उसको एक्वायर कर लिया है, इवन ऑन लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, चाहे उस प्रीवियस ईयर के लास्ट यानी 31 मार्च या उसके पहले आपने प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो उस साल से लेकर के आगे के साल जो भी हैं जहां तक आपने लोन का रीपेमेंट किया है वो सारा का सारा पीरियड आपके लिए क्या बनेगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड बनेगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को थोड़ा और डिफाइन किया है आगे, कह रहे हैं दिस पीरियड इज स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ बोरोइंग, डेट ऑफ बोरोइंग थी मेरे केस में 2018, एंड एंड ऑन 31 मार्च ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर। कह रहे हैं कि इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, किस चीज का प्रीसीडिंग ईयर? प्रीवियस ईयर का इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि जिस साल में मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई है। लेट अस सपोज अगर 31 मार्च 2022 में मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई है, तो 31/3/2021 तक, यानी कि 1/4/2018 को मैंने लोन लिया, यहां से 31/3/2021 तक का जो पीरियड होगा ये प्री पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। तो यहां क्या कह रहा है? इन विच कंस्ट्रक्शन परचेज एक्विजिशन एक्टिविटी कंप्लीटेड। उसके बाद यहां पे वर्ड है और, ठीक है, तो यहां पे जो और डिनोट कर रहा है वो ये कह रहा है कि अब आगे की जो बात है वो अलग है, पीछे की बात, यानी कि ये कह रहा था कि कंस्ट्रक्शन परचेज या एक्विजिशन एक्टिविटी अगर आपने कंप्लीट कर दी है, ठीक है, कब करी है? किसी एक प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर का प्रीसीडिंग ईयर की 31 मार्च तक आपको प्रीवियस ईयर मानना है। लेकिन सपोज करिए कि मैंने 2018 में ये लोन लिया था और 2019 में मैंने चुका दिया। 2018 में मैंने लोन लिया, 2019 में मैंने इसको चुका दिया, लेकिन
अभी मेरा घर कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो उस केस में कह रहे हैं फिर क्या होगा, कह रहे हैं कि अगर आपका प्रीवियस ईयर आ ही नहीं पाया अभी जिसमें आपका घर कंप्लीट होगा, लोन आपने पहले चुका दिया है, तो जिस दिन तक आपने लोन चुकाया है उस दिन तक का पीरियड हम क्या मान लेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम उसको मान लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाएगा। तो यहां प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मैंने आपको बता दिया है। जनरली लोगों को अभी तक यही लगता था कि जब मैंने लोन लिया है उसी पीरियड से मुझे अपनी डिडक्शन ले लेनी चाहिए, और लोग ले भी लेते हैं। लेकिन जब आपके पास नोटिस आएगा कभी और वहां पे आपसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी, उल्टा आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे कहा ही नहीं कि जिस टाइम हमने लोन दे दिया है तभी से तुम इसके इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है इनकम टैक्स में ले लो। आपको डिडक्शन लेनी है आफ्टर कंप्लीशन या आफ्टर परचेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि मैक्सिमम, उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउड है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोइंग ऑन हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, एक्विजिशन इज ₹2 lakh in which pre and post both period include interest included। ये कहना ये चाह रहा है कि आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन आपकी अलाउड है वो इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोइंग ऑन हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, एक्विजिशन इज ₹2 lakh इन विच प्री एंड पोस्ट बोथ पीरियड इंटरेस्ट इंक्लूडेड। यानी कि वो 2 लाख में आपको प्री भी लेना है और पोस्ट भी लेना है। फिर कह रहा है कि दिस डिडक्शन कैन बी कमेंस, ये डिडक्शन कमेंस होगी फ्रॉम द ईयर इन विच प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, इन विच प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड और अक्वायर्ड। तो यहां पे अगर आपकी प्रॉपर्टी जब कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट हो जाएगा या फिर जिस दिन आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे उस दिन से आपको ये अलाउ हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है अदर देन कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन, तो कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के अदर देन जो है 30,000 रुपीज की जो है आपको डिडक्शन मिलेगी इंस्टेड ऑफ ₹2 lakh। तो अदर देन एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको पीछे बताया है, यहां पर देखिए। यानी कि कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कवर हो गया, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन, ये 2 चीजें जो हैं, ये 3 चीजें आपकी 30,000 की डिडक्शन में आ जाएगी। आगे आते हैं। अब यहां पर जो ये फाइनल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे लोन हमने लिया है, कैसे कैसे घर कंप्लीट हुआ है, हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है या हमने परचेज करी है, उसके बाद जो है कब मैंने लोन बाद में चुकाया है और उसके हिसाब से क्या मेरा इंटरेस्ट बना, और कब मैंने लोन पहले ही चुका दिया तो मुझे किस तरीके से इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलने वाली है। आइए देखते हैं। यहां पर मिस्टर जेड है, इन्होंने लोन लिया हुआ है 80,000 का 15% पर एनम के हिसाब से। लोन लेने की जो डेट है वो 10 जून है 2013 में। यानी कि अगर आप यहां पे देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2013-14 मेरा फाइनेंशियल ईयर बनता है। डेट ऑफ कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ कंप्लीशन हुआ है 20 जनवरी 2019। यानी कि जो कंप्लीशन का फाइनेंशियल ईयर है ये है 18-19, 20 जनवरी 19 यानी कि 2018-19 में फाइनेंशियल ईयर में ये कंप्लीशन फॉल करेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डेट ऑफ रीपेमेंट जो है अलग अलग ऑल्टरनेटिव मैंने यहां पे दिए हुए हैं। ये अलग अलग ऑल्टरनेटिव जो है, इसमें पहला ऑल्टरनेटिव है 16 जनवरी 2024। अगर, यानी कि क्या बात है, कह रहे हैं कि लोन 2013 में लिया जो कि फाइनेंशियल ईयर 13-14 बना, कंप्लीट मेरा जो हो गया है कंस्ट्रक्शन या फिर मेरी परचेज मान लो या कंप्लीशन मान लो, ये मेरी कंप्लीशन जो है वो 18-19 फाइनेंशियल ईयर में हो गई है। उसके बाद ये कह रहा है, अब आप देखिए इन दोनों के बीच का गैप भी जो है वो 5 साल है, कंप्लीशन मेरा विद इन 5 ईयर हो गया है। यहां पर कह रहा है कि 16 जनवरी 2024 को अगर मैं लोन चुकाता हूं
तो फिर मैं किस हिसाब से इंटरेस्ट और कहां से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना शुरू करूंगा। तो अभी हम पहले अपने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव पे चलते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले 16 जनवरी 2024 की बात करेंगे। देखिए यहां पे ये कह रहा है, इन दिस केस व्हेन रीपेमेंट ऑफ लोन आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन। यहां पे रीपेमेंट कब हो रहा है? आफ्टर। आफ्टर वर्ड पे मैंने थोड़ा एम्फेसिस किया है, बोल्ड में डाला हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन भी है, यानी कि आफ्टर वर्ड पे हमें ध्यान देना है। कह रहे हैं कि रीपेमेंट कब कर रहा है? जब हमने हाउस को कंप्लीट कर लिया, यानी कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो इस केस में क्या कह रहे हैं? 16 जनवरी 2024 और इसके पीछे देखिए यहां पे 30 जून 2020, ये दोनों ही डेट मेरी 20 जनवरी 2019 यानी फाइनेंशियल ईयर 18-19 के बाद फॉल कर रही हैं। तो इन दोनों ही डेट में क्या बता रहा है ये? कह रहा है इन दोनों डेटों में, यानी कि अगर आपका चाहे हाउस कंप्लीट हुआ हो 16 जनवरी 2024 को, चाहे कंप्लीट हुआ हो 30 जनवरी 2020 को, इन दोनों ही डेट्स को के पहले का जो पीरियड है वो कहां तक? हाउस के कंप्लीट होने तक, उसको ये कह रहे हैं ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। और ये एंड कहां पे होगा? देखिए इंड को भी बोल्ड में डाला हुआ है यहां पे। ये एंड हो रहा है मेरा 31 मार्च 2018। देखिए 31 मार्च 2018 क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर, या इसको हम प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर इसको बोल सकते हैं, 17-18। क्यों 17-18? हम तो कह रहे थे यहाँ पे कि डेट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हुआ है। हाँ, जिस ईयर में कंप्लीट हुआ होता है उसको प्रीवियस ईयर मानना है, जैसा कि पीछे हमने देखा था। यहाँ पर जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है उस ईयर को हमें प्रीवियस ईयर मानना है। इसके हिसाब से यहां पे ये कह रहा था कि कह रहा है लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, इवन ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज 31 मार्च। तो लास्ट डेट क्या होती है? 31 मार्च, या इसके पहले अगर कंप्लीट हुआ है। तो नीचे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था? नीचे वाले में लिखा हुआ है कि एंड ऑन 31 मार्च ऑफ इमीडिएट प्रिसीडिंग ईयर। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इमीडिएट प्रिसीडिंग ईयर, ये प्रिसीडिंग ईयर की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो ये प्रिसीडिंग ईयर की बात हम यहां पर कर रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है कि 31 मार्च, यानी कि प्रिसीडिंग ईयर क्या बना मेरा? प्रिसीडिंग ईयर बना 17-18, ये मेरा प्रिसीडिंग ईयर बना। तो इस प्रिसीडिंग ईयर तक जो है मुझे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट बनेगा, जो कि हमने कैलकुलेट किया है। आप भी कर सकते हैं, आप मंथ्स में या ईयर्स में या डेज में, जिसमें भी आप कैलकुलेशन चेक करना चाहें कर सकते हैं। जो भी पीरियड यहाँ पे, क्योंकि 10 तारीख को हमने लोन लिया था पीछे, 10 जून को, तो 10 जून से 10 जून से 10 जून आगे 2000 आप जो है 17 तक ले लीजिए। उसके बाद जो 18 तक का पीरियड है उसको आप नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर लीजिए, और इसका इंटरेस्ट अगर आप 15% के हिसाब से निकालेंगे तो उसका अमाउंट बनेगा जाकर के 57,698। सीधी सी बात यह है अभी तक जो हमने समझा कि हम जो भी लोन ले रहे हैं और जिस साल में मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है उसके जो पहले वाला साल है हमें वहां तक का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन मानना है। वहां तक का इंटरेस्ट हमारा 57,698 रुपए निकल के आ गया है। इसको कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है हम कंस्ट्रक्शन होने के 5 सालों तक तुम्हें अलाउ करेंगे। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया है 5 सालों से, ये 5 साल है। तो पर एनम का जो इंटरेस्ट बना मेरा 11,540 रुपए अप्रोक्सीमेट। ठीक है। फिर बी वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है मेरा, ये जो लास्ट मेरा थर्ड ऑल्टरनेटिव था, जिसमें मेरा कंस्ट्रक्शन, जिसमें मेरा कह रहा है कि डेट ऑफ रीपेमेंट, जिसमें मेरी रीपेमेंट जो है 31 अक्टूबर 2016 को ही हो गई है। और देखिए 2016 मेरा इन दोनों फाइनेंशियल ईयर के बीच में आ रहा है, क्योंकि यहां पर केवल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ही है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है ही नहीं। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हमने यहाँ पे निकाल दिया है, कितना? 40,702 रुपए। इसको हमने डिवाइड कर दिया है 5 सालों में, क्योंकि मिलेगा 5 सालों में ही, और आगे के 5 सालों में ही मिलेगा। आपने रीपे कभी भी कर दिया हो, गवर्नमेंट को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप जिस दिन हाउस को अपने कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, कंप्लीशन के बाद का जो आपका ईयर होगा उसको ही गवर्नमेंट कह रही है हम इंटरेस्ट आपको वहां से
अलाउ करेंगे। तो यहां पर भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमने इसको बांटा, तो 8140 रुपए मेरा अप्रोक्सीमेट इंटरेस्ट हर साल का बनेगा, जो मुझे आगे के पीरियड में डिडक्टिबल होगा। आइए देखें कैसे कैसे डिडक्ट होगा। देखिए, रीपेमेंट अगर सबसे ऊपर वाला ऑल्टरनेटिव है, अगर मैं रीपेमेंट 16 जनवरी 2024 को कर देता हूं, तो रीपेमेंट 16 जनवरी 2024 को किया है, पर हाउस कब कंस्ट्रक्ट हो गया है मेरा मेरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कंस्ट्रक्ट हुआ है, और मैंने 31 मार्च 2018 को अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंड डेट माना हुआ है। तो 18-19 में जो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट बनता है, वो अगर मैं निकालूं 80,000 पे, तो 80,000 का अगर मैं कैलकुलेटर उठा करके 80,000 का इसमें 80,000 इंटू 15% करूं, तो मेरा 12,000 मेरा करंट ईयर का इंटरेस्ट बन जाएगा, जो कि ये लिख दिया है मैंने। और जब तक मैं अपने लोन की रीपेमेंट नहीं करूंगा, यानी कि मैंने अपनी लोन की प्रीपेमेंट कहां करी है, 16 जनवरी 2024, तो मैं ये मान रहा हूं कि 16 जनवरी 2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया होगा, जो मेरा हर साल करंट ईयर का इंटरेस्ट बनेगा। क्योंकि 16 जनवरी है लास्ट ईयर, और 16 जनवरी तक मेरा फाइनेंशियल ईयर के 365 दिन यानी कि 12 महीने कंप्लीट नहीं होते हैं। तो आप देखिए यहां पे 12,000 नहीं बना, ये कुछ कम बना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटिव पार्ट है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। यहां पर करंट ईयर का इंटरेस्ट मेरा 12,000 बन रहा है, और प्री कंस्ट्रक्शन को मुझे 5 सालों में लेना है, जबकि जो करंट ईयर के जितने भी इंटरेस्ट आएंगे, यानी कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन जहां तक भी लोन चुकाता नहीं हूं, वहां तक गवर्नमेंट कह रही है आपको मैं इंटरेस्ट का बेनिफिट दे दूंगी। तो यहां पर ये मेरा 5 सालों तक देखिए, आपको पीछे का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ने आपको 22-23 यानी 5 सालों में अलाउ कर दिया, अलॉन्ग विद मेरे करंट ईयर का इंटरेस्ट, यानी कि टोटल डिडक्शन मेरी कितनी बनी, 23,540 रुपए। ये मुझे कहां से लेनी है, जब भी मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करूंगा, वहां पर मुझे सेक्शन 24B की जब डिडक्शन मिलती है, तो मैं वहां से इसको माइनस करा दूंगा, कितना, हर साल 23,540 रुपए। इवन दो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो या ना हो, मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो एक सैलरीड बंदे को भी मिल जाता है जो कि इंडिविजुअल है, और हाउस बिजनेस असेसी को भी मिल जाता है, और इसमें किसी भी तरीके का कोड आउट नहीं है, ये आपका टोटल इनकम में से आखिरी में डिडक्ट होकर आपको दिख जाएगा, ये लॉस आपको अलाउड होता है। तो ये लॉस जो है या फिर आपकी जो भी इनकम है उसमें से माइनस हो जाएगा, और आपको इसका बेनिफिट बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर होती है, तभी गवर्नमेंट आज की डेट में टैक्स लेती है, और 5 लाख के ऊपर इनकम पे सीधे 20% टैक्स है। आप देखिए, अगर आपका 23,000 रुपए भी, या हम 24,000 लेते हैं नटशेल में, 24,000 का 20% आपको 4,800 रुपए गवर्नमेंट ने इसमें इनकम टैक्स में छूट दे दी, प्लस 4% सरचार्ज की भी छूट मिली आपको, तो टोटल लगभग 4,992 रुपए की छूट आपको गवर्नमेंट ने इस 24,000 के ऊपर दे दी हर साल में। आपको 5,000 रुपए का बर्डन कम हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप समझिए। और जो लोग अभी तक इस इंटरेस्ट की डिडक्शन या एक्सपेंस अपनी टैक्स के रिटर्न में नहीं लेते थे, वो लोग इसका डिडक्शन हर साल ले सकते हैं, लेकिन लेंगे कब, कंस्ट्रक्शन होने के बाद, ना कि कंस्ट्रक्शन होने के पहले। आगे देखते हैं, रीपे ऑन 30 जून 2020। तो ये हो गया 16 जनवरी 2024, ये भी मेरा आफ्टर था, और जब मैं 2020 में रीपेमेंट कर रहा हूं, ये भी मेरा आफ्टर है। लेकिन आप देखिए यहां पर 18-19 मेरा करंट ईयर बनेगा, 19-20 मेरा करंट ईयर बनेगा, यानी कि ये मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड बनेगा टिल दी डेट, जब तक मैं लोन नहीं चुका देता हूं। तो यहां पर 3 साल यानी कि 20-21 में मैंने लोन चुका दिया है, जून 20 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 20-21, तो मैंने 20-21 में लोन चुकाया है, उसका प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट निकाल दिया, बाकी 2 सालों का 12-12 हजार रुपए मैंने इंटरेस्ट यहां पे ले लिया है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मेरा बना है 11,540 रुपए। ये मुझे उसी तरीके से जैसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आफ्टर के केस में मिल रहा था, क्योंकि मेरा पीछे कंप्लीट हो गया है, तो मुझे आफ्टर 5 सालों तक ये मिलता रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगला हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल का जो लास्ट पोर्शन है, उसमें जब मैं रीपेमेंट अगर जल्दी कर देता हूं तो क्या होगा। ये कह रहे हैं कि अगर तुमने रीपेमेंट पहले कर दिया तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड तो बनेगा ही नहीं,
तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बनेगा और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का तुमने इंटरेस्ट 40,702 ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो यही 40,702 तुम जब भी तुम्हारा घर कंप्लीट हो जाए उसके आने वाले 5 सालों में हम तुम्हें इसकी डिडक्शन दे देंगे। तो करंट ईयर देखिए हर जगह नील है, क्यों? क्योंकि लोन हमने पहले ही चुका दिया, यानी पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मेरे केस में यहाँ पे नहीं है। पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को गवर्नमेंट ने कहा भले ही लोन तुमने पहले चुकाया है पर इसकी डिडक्शन हम तुम्हें प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर तुम्हारे जब भी इनकम टैक्स तुम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन करोगे हम तुम्हें इसका कंप्लीशन का दे देंगे। तो यहां पर मेरा प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन के जो भी डाउट्स मेरे स्टूडेंट्स के आते थे या जो भी हमारे इनकम टैक्स के एसएससी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इनके जो भी डाउट्स आते थे आई होप कि वो डाउट मैंने क्लियर किए होंगे। इजी टेक्स लोक में हम इसी तरीके से हमारी टीम, मैं, मेरे और भी जो साथी हैं वो वीडियोस डालते जा रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग इसको और भी अच्छे से और भी लोगों को इसका बेनिफिट दे सकें। हम चाहते हैं कि चूंकि अब वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा गवर्नमेंट की आ चुकी है, गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं काफी स्ट्रिंजेंट होते चले जा रहे हैं, इनकम टैक्स को जीएसटी से मैप करा दिया गया है, जीएसटी को जो है और भी चीजों से मैप करा रहे हैं। जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो आप प्रॉपर्टी परचेज करें, चाहे आप स्टैंप ड्यूटी पे करें, चाहे आप कार खरीदें, आज की डेट में इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में आपकी हर इंफॉर्मेशन जा रही है। तो आप अपनी रिटर्न, मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से आप किसी एक डॉक्टर से दवा लेना पसंद करते हैं उसी तरीके से या तो आप प्रॉपर नॉलेज रखें, इसलिए हम इस नॉलेज शेयरिंग को बढ़ा रहे हैं, डेटाबेस नॉलेज का बढ़ा रहे हैं। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको एक किसी एक्सपर्ट से ही अपनी रिटर्न को फाइल कराना चाहिए। जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आप अपने आप को जो है एक डॉक्टर को ही दिखाना चाहते हैं, उसके कंपाउंडर को नहीं, या खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं पता चलेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूं। इसके अलावा 24B में कुछ जनरल प्रोविजंस भी हैं जो कहते हैं कि आपको ये 2 लाख का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप 5 सालों के अंदर अपने घर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को जानने के लिए इसमें नीचे हमारे इजी टैक्स लोक का नंबर भी दिया हुआ है, स्टार्टिंग की स्लाइड में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। यथासंभव आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आप इजी टैक्स लोक के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपको जरूर इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन देगी। आपके जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।